Dear students, this is the second part of French Revolution. ये आपका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने तीनों स्टेट्स के बारे में आपको बता दिया था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। आज हमारा सेकंड वीडियो स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि लोगों ने जीने के लिए किस तरह से संघर्ष किया, उनका जो स्ट्रगल था वो कैसा था। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। यानी कि एक तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। यहाँ क्या है कि जो पाव रोटी थी, जो लोग रोटी खाते थे, सबसे ज़्यादा उस पर जो है महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ने से नुकसान किसको हुआ? जो कामगार कारखानों में जो मजदूरी करते थे, जो छोटे लेबरर थे, कारखानों में काम करने वाले जो व्यक्ति थे, इनकी जो सैलरी थी वो तो कम थी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने से इनको एक जीने का संघर्ष करना पड़ा। और यहाँ पर एक नए शब्द में आपको दिया है, जीविका संकट। उनके सामने एक जीविका संकट आ गया। जीविका संकट क्या होता है? ऐसी कंडीशन जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी ना मिले, मतलब खाने का, अन्न का एक भी दाना ना मिले। तो यहाँ प्रॉब्लम दो तरीके की हुई। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ, दूसरे सूखा पड़ गया, ओले पड़े, जिससे कि पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो गई और लोगों के सामने रोटी का संकट आ गया। अब रोटी का संकट क्या होता है कि जो 2 टाइम की जो रोटी है वो भी उनको बहुत मुश्किलों से नसीब हो रही थी। इसी में हम आगे देखेंगे, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। यहाँ प्रॉब्लम बस ये थी कि जो स्पेशल राइट्स थे वो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को मिले हुए थे। थर्ड एस्टेट के लोगों के पास इस तरह के कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं थे। अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि जन्मना विशेषाधिकार, यानी कि बाय बर्थ, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा वैसे ही उसको स्पेशल राइट्स मिल जाएंगे। तो बच्चा सपोज सेकंड एस्टेट में जो जितने भी राजा के रिलेटिव्स थे, उनके यहाँ अगर कोई भी किसी भी बेबी का बर्थ होता है तो उसको जन्म से ही वो अधिकार मिल जाएंगे। थर्ड एस्टेट के लोगों का कहना था कि इस तरह के स्पेशल राइट्स किसी को नहीं मिलने चाहिए और सभी लोगों को यहाँ पर एक समान समझना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे जिनकी हम बात करेंगे। इसमें कुछ लोगों का नाम आता है, जॉन लॉक, जिया जॉक रूसो। ये ऐसे पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने बताया 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये लॉक की एक लिखी हुई बुक थी। उसने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। इस बुक में उसने बताया कि राजा के पास इतने ज़्यादा राइट्स नहीं होने चाहिए, उसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। इसी में एक नाम आता है रूसो। इन्होंने भी जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। अब देखिए, यहाँ से आपसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्टेस्क्यू कौन था? एक पॉलिटिकल थिंकर था। उसने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये उसकी बुक का नाम था। और बुक में उसने बताया कि कोई भी एक देश है तो वहाँ की एक सरकार होनी चाहिए और सरकार डिवाइडेड होनी चाहिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच।
इट मीन्स पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। अब लोगों का मानना था कि अगर इस तरह के जो विशेषाधिकार हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए और जो न्यूज़पेपर थे और बुक्स थी, न्यूज़ के माध्यम से लोगों के बीच में ये बात पहुंच रही थी कि लुई 16 जो उस समय का राजा था उसने क्या किया है, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं और उन्हीं के रिलेटिव्स को जो है विशेष अधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेशल राइट्स मिलने की वजह से जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने क्रांति की शुरुआत सबसे पहले की। अब क्रांति की शुरुआत में क्या किया उन्होंने, रेवोल्यूशन कैसे आया ये आप देखिए। अब प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर टैक्स लगाया गया। इसके लिए एस्टेट जनरल जो कि एक प्रतिनिधि सभा थी, जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट है, इसी तरह से फ्रांस में एस्टेट जनरल वहाँ की पार्लियामेंट थी। सबसे पहले उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल पार्टी थी और इसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे और वहाँ का जो मुनार्क था, जो राजा था, वो डिसाइड करता था कि इसकी बैठक कब की जाए। तो इसकी जो लास्ट बैठक थी, सिटिंग थी, वो 1614 में बुलाई गई। अब जो लुई 16 था उसने 5 मई 1789 को न्यू टैक्सेस बहुत सारे लगाने के लिए एस्टेट जनरल, जैसे कि पार्लियामेंट की मैं बात कह रही हूँ, उसको बुलाया। अब यहाँ पर ये कहाँ पर बुलाया गया, वर्साय का एक बहुत बड़ा सुंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसको सजाया गया और फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग पहुँचे और सेकंड एस्टेट से 300 लोग पहुँचे। आगे आमने सामने उनको बिठाया गया, यानी कि चेयर दी गई उनको, और थर्ड एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। अब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जिनके बारे में बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पुअर वर्कर्स थे, ये किसान भी थे, लेकिन इनको सभा में जाने की, एस्टेट जनरल में जाने की कोई अनुमति नहीं थी। यहाँ पर कौन गए, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, टीचर्स थे, और वो गए। यहाँ पर लेडीज़ को प्रोहिबिटेड था, लेडीज़ को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जो फार्मर्स होते हैं उनको अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं था, और जो कारीगर होते हैं काम करने वाले, ये भी नहीं जा सकते थे। अब इनकी जो शिकायत थी वो कैसे पहुँचे, तो नियर अबाउट 40,000 लेटर्स के माध्यम से उनकी शिकायतों की एक सूची बनाई गई और ये लोग भी उस एस्टेट जनरल की बैठक में पहुँचे। अब एस्टेट जनरल जो कि एक पार्लियामेंट था, जैसे आपका इंडिया का पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा राज्यसभा होता है, मैंने आपको 8 तक बताया था। इसी तरह से फ्रांस में एस्टेट जनरल एक प्रतिनिधि सभा है, जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट। यहाँ पर सभी को एक वोट देने का अधिकार था। आपको पता है इंडिया में भी 1 मैन 1 वोट। तो लुई 16 ने क्या किया, जो थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि इस बार जो है पूरी सभा में जो है इलेक्शन कराया जाए और सभी को एक एक वोट देने का राइट होगा। अब अगर सारे लोग वोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक काम होगा। जैसे कि हमने डेमोक्रेसी लोकतंत्र में आपको बताया कि हर व्यक्ति अपने वोट का यूज़ करता है और उससे अपने नेता को चुनता है। अब ये एक डेमोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं, ये इसे रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए फिर आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन किया जा सकता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के राइटर का नाम बताइए। हु वॉज द राइटर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
रूसो इज द राइटर ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। तो सम्राट ने, जो लुई 16 था, उसने कहा कि नहीं, सबको वोट डालने का राइट नहीं मिलेगा। तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो उस एस्टेट जनरल की जो बैठक थी उसमें से बाहर चले गए। अब 20 जून को ये लोग फिर इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी कि हम एक अलग असेंबली बनाएंगे, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला, यानी कि जो मोनार्क है, जो राजा है, जब तक कि उसकी पावर है उसको कम करने के लिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगा, तब तक जो है ये असेंबली भंग नहीं होगी। यहाँ पर उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। अब देखो, मिराबियो, आबेसिये, हु वॉज मिराबियो एंड हु वॉज आबेसिये, ये आपका क्वेश्चन अभी आया था एग्ज़ाम में। तो मिराबियो कौन था? कुलीन परिवार में उसका जन्म हुआ था, यानी कि सेकेंड एस्टेट से रिलेटेड था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने के लिए सहमत था। लेकिन उसका मानना था कि जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को, वो ख़त्म किए जाएं। उसने क्या करा, एक मैगज़ीन निकाली और खूब अच्छे अच्छे भाषण भी दिए, स्पीच दी। आबेसिये कौन था? एक पादरी था, प्रीस्ट था, और उसने तीसरा एस्टेट क्या है इस तरह की एक बुक भी लिखी जिसका नाम था पम्फलेट। अब देखिए, कई सारी बुक के बारे में हमने बात कर ली। पहले हम बात कर रहे हैं पम्फलेट की। तो पम्फलेट किसकी थी? तीसरा एस्टेट क्या है, इस तरह से आबेसिये ने एक बुक लिखी थी। आबेसिये कौन था? जो कि एक प्रीस्ट था। क्या चाहता था? वो जो स्पेशल राइट्स हैं वो किसी को नहीं मिलने चाहिए, बल्कि सबको एक बराबर होना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। इसी में हमने आपको ये भी बताया कि लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी? एस्टेट जनरल की 1614 में। इसको अंडरलाइन करेंगे। कितने कितने प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे? रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट से 300, सेकंड एस्टेट से 300 और थर्ड एस्टेट से 600। और जो लोग नहीं पहुँचे उन्होंने 40,000 लेटर्स के द्वारा अपनी जो डिमांड सूची बनाई थी वो दी थी। यहाँ पे इन लोगों का मानना था कि सभी को वोट देने का राइट होना चाहिए, जिसके लिए राजा तैयार नहीं था। यहाँ आपकी वीडियो का एंड होता है। थर्ड वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक